Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. और today's topic is revenue reforms of शेर शाह सूरी. इससे पहले हमारा टॉपिक जो था वो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह सूरी देखा था. इसमें हम रेवेन्यू देखेंगे जो कि उसका टोडर माल सिस्टम भी कहा जाता है और वो आज तक याद किया जाता है और उसके बाद मुगल्स ने अडॉप्ट किया था. तो इसकी डिटेल्स जो हैं उसमें है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं एम्स ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स. उसके जो मकासद थे वो क्या थे. अब इसमें ज़रा बैकग्राउंड देखते हैं. बिफोर शेरशाह सूरी से पहले क्या था. केयरलेस सिस्टम था जी, नॉट प्रिसाइज बिकॉज प्रोडक्शंस वेरी बट रेवेन्यू फिक्स. ठीक है, समटाइम्स इट वर्क अगेंस्ट एम्पायर एंड समटाइम्स अगेंस्ट पेजेंट्स. अब इस बात का मकसद क्या है कि रेवेन्यू जो था वो फिक्स था कि आपने मिसाल के तौर पर 10% या 20% अपनी क्रॉप्स में से देनी है. वो अगर आपकी क्रॉप्स बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वो क्रॉप्स आपकी ज़ाहिर बात है जो है पैदावार ज़्यादा होगी तो उसके लिहाज से आप पे जो 10% है वो टैक्स ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन वो टैक्स एक कन्वेंशनल सिस्टम ही चलता था, रियासत का नुकसान होता था और बस कद बारिशें नहीं हुई और आपकी जो पैदावार है वो कम हुई तो फिर आपको वो टैक्स ज़्यादा लगेगा. लिहाजा समटाइम इट वर्क अगेंस्ट एम्पायर एंड समटाइम्स अगेंस्ट पेजेंट. ठीक है, कभी काश्तकार का नुकसान और कभी रियासत का नुकसान. ठीक है, ही रियलाइज्ड आइडियल रेवेन्यू सिस्टम सो जस्टिस लेविड ऑन टैक्स पेयर्स कैपेसिटी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट मैन एम. ठीक है, उसने एक ऐसा किया कि आइडियल सिस्टम दिया जिसमें इनजस्टिस था और कैपेसिटी के मुताबिक उसने टैक्स जो है वो लगाया. हिज न्यू सिस्टम जो था वो टोडर माल बंदोबस्त भी उसे कहा जाता है. अडॉप्टेड बाय मुगल्स ब्रिटिश अंदर रेतवारी सेटलमेंट. ठीक है, जो कि मुगल ने भी अडॉप्ट किया, अकबर ने. ठीक है, और ब्रिटिश ने भी बाद में अडॉप्ट किया. इसकी डिटेल्स हम आगे चल के देखते हैं क्या सिस्टम था. डिफेक्ट्स इन रेवेन्यू सिस्टम अंडर ममलूक सुल्तान. ममलूक सुल्तान कौन थे? स्लेव डायनेस्टी वाले. ठीक है, स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, ऐसे दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या था. दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स प्रोप्राइटर्स ऑफ लैंड इंटाइटल्ड होल्ड प्रोड्यूस लिविंग ओनली जस्ट इनफ फॉर पेजेंट्स मेंटेनेंस. अब उससे पहले कि जो ममलूक सुल्तान थे या दिल्ली सल्तनत वाले थे, ये जो ख़ानदान गुलामा थे, वो क्या समझते थे कि हम इस ज़मीन के मालिक हैं, सब कुछ हमारा है और जो बच जाएगा उससे आप काश्तकारों का गुजारा होगा, वरना जो मेन जो मालिक हैं वो हम हैं. अब रेवेन्यू असेस्ड इन ग्रॉस वो फिक्स्ड होता था. ठीक है, कि इतने % हम लेंगे. ठीक है, वो भले आपके लिए कुछ बचता है या नहीं बचता, या इतना हम लेंगे. रेवेन्यू ऑफिसर जो थे वो मुकद्दम्स थे, उन्हें कहा जाता था. हाई हैंडेड ट्रीटमेंट्स थी, बैन ऑफ पेजेंट्स थे जो कि उनके लिए एक अजाब था. इससे पहले ममलूक सल्तनत में टैक्सेशंस बहुत ज़्यादा थी और रून ऑफ पेजेंट्स थी. जैसे खिलजी के दौर में बहुत ज़्यादा टैक्सेशन थी, बलबन के दौर में थी. ठीक है, बलबन. ठीक है, तो आप रेफरेंस के लिए ये लिख सकते हैं. और हिज रिफॉर्म्स किसके? शेर शाह सूरी के क्या रिफॉर्म्स हैं? मेजरमेंट ऑफ लैंड. उसने ज़मीन को प्रॉपर क्या किया, नापा तोला और उसकी मेजरमेंट की. ठीक है, केयरफुली मेयर्ड यूनिफॉर्म सिस्टम. 1 बीघा इज इक्वल टू 3600 यार्ड्स. ये यार्ड्स है. ठीक है, यार्ड्स. ठीक है, एक बीघाज में उसने इसे मेयर किया. लैंड डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. 3 कैटेगरीज में उसने लैंड को डिवाइड किया. एक गुड, एक मिडलिंग एंड एक बेड. एक गुड वो है जिसमें एक बेहतरीन किस्म की काश्तकारी हो सकती है. मिडलिंग वो है जहाँ पर बारिश हो तो हो जाती है वरना कोई ख़ास काश्तकारी नहीं होती. बेड वो है जहाँ पर काश्तकारी बेहतर होती ही नहीं है. ठीक है, वो सूखी ज़मीन है. प्रोड्यूस ऑफ ईच काइंड वाज असर्टेन. ठीक है, अब इसमें उसने अपनी परसेंटेज अलग लगाई गुड में. ठीक है, कि हम इतने % लेंगे. मिडलिंग में उसने परसेंटेज जो है स्टेट जो शेयर है वो अलग लगाया या कम लगाया कंपेरेटिवली. बेड पे तो अलग हिसाब था ना होने के बराबर, कि अगर हो जाती तो ले लेते, नहीं होती तो वो नहीं लेते थे, माफ़ भी हो जाती थी. मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू सिकंदरी गज़. ये गज़ आप समझ लें एक तरह का आला है. ठीक है, तो उसके हिसाब से मेजरमेंट की लैंड की. जैसे आप आज के दौर में ले लें मीटर. ठीक है, आप मीटर्स में नापते हैं, फीट में नापते हैं, सेंटीमीटर्स में नापते हैं. तो उस टाइम उसने गज़ इंट्रोड्यूस किया कि इसकी ज़मीन इतनी गज़ है जी. तो शेयर ऑफ गवर्नमेंट क्या था जी? 1/4, 1/4 हिस्सा उसने फिक्स कर लिए. फॉर एग्जांपल ये 4 हिस्से हैं तो ये एक हिस्सा जो है ये स्टेट का होगा. ठीक है, शेयर ऑन ग्रॉस प्रोड्यूस पेड इन कैश और काइंड. फार्मर्स मोर प्रॉफिट. अब काश्तकार की मर्जी है, वो कैश मतलब करेंसी में देना चाहता है या उठाकर बीच में से कुछ अपने अजनास ही देना चाहता है, गंदम मकई जो भी है. ठीक है, सेपरेट स्केड्यूल फॉर ईच लोकेलिटी एंड ईच क्रॉप. ठीक है, अब ज़ाहिर बात है सल्तनत में जो है फसल इकट्ठी तैयार होती थी लेकिन उसने अलग स्केड्यूल बनाया हुआ था ताकि रश ना बने. ठीक है, मंडियों में भी रश ना बने और जो आपके मुकद्दम्स हैं जो कि कलेक्टर्स हैं वो भी करप्शन ना कर सकें और काश्तकार भी परेशान ना हो. उसने स्केड्यूल दिया होता था, इस इलाके में फ़लान दिनों में कलेक्शन होगी जी, इस इलाके में फ़लान दिनों में कलेक्शन होगी. लोग आराम से उसे समेट कर अपने ठिकाने पर लगा लेते थे. ठीक है, पत्ता क्या थी? पत्ता भी बोलते हैं, इसे पट्टा भी पढ़ते हैं बाज़ लोग. टाइटल डीड थी एंड कबूलियत जो थी डीड ऑफ एग्रीमेंट थी. अब इस बात को अपने ध्यान से समझना है वरना आपको समझ नहीं आएगी. अब पत्ता क्या है, टाइटल डीड क्या होती है, इसे हम देखते हैं. लैंड हेल्ड बाय पेजेंट्स एंड हिज ड्यूज टू गवर्नमेंट.
ठीक है, रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड कबूलियत, डीड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि पेमेंट काश्तकार देता था और उसके जो बकाया जात होते थे और एक डीड में रिकॉर्ड होते थे, लिखे जाते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था, ठीक है। वो जो एक एग्रीमेंट डीड होती थी, हर काश्तकार की अलग से सेपरेट समझेंगे फाइल मेंटेनेंस होती थी, जिसमें उसके रिकॉर्ड होता था, जिसे आप कबूलियत कहेंगे, ठीक है। इट्स एक्नॉलेजमेंट टू पेजेंट वाज कॉल्ड पत्ता, जो कि उसकी एक कॉपी दी जाती थी उसको काश्तकार को, उसे पता कहते थे। जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता था वो कबूलियत होती थी, और जो बंदे को दे दी जाती थी उसकी कॉपी वो पता कहते थे, ठीक है। डायरेक्टली पे टू परगना ट्रेजरी कॉन्टैक्ट विद स्टेट, ठीक है। परगना वो जो हमने सरकार में देखा है, जो कि आप तहसील लेवल पे देखते हैं, उसकी ट्रेजरी में, उसके खजाने में डायरेक्टली लोग अपनी अजनास को जमा कराते थे। नकदी और जमाई और जब्ती सिस्टम इनदर ऑप्शन थी। ये कौन सी ऑप्शन है जी? कॉन्टैक्ट बिटवीन पेजेंट्स एंड गवर्नमेंट और ज़मींदार, फिक्स रेट रेंट ऑफ बिगा पर ईयर, गवर्नमेंट लेविड म्यूचुअली एग्रीड टैक्स, इवन इफ प्रोड्यूस लेस सर्वाइज पेजेंट हैड टू पे। अब होता क्या था, बाज़ जगहों पर ये जो नकदी या जमाई सिस्टम था कि आप कितना देंगे, आप टैक्स जितना देंगे तो आप पहले ही फिक्स कर लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है या आपकी किस्मत है, बारिश होती है या नहीं होती, फसल अच्छी होती है या नहीं होती, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपने इतना टैक्स देना है। तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते थे, ठीक है, कि हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि लोग एक फ़िक्स टैक्सेशन करवा कर कि हम आपको इतना हिस्सा देंगे, फिर लोग उसके अलावा उसके बाद मेहनत करते थे, ठीक है। तो ताकि हम अपने पास ज़्यादा सेविंग्स रख सकें। जारिबाना, मुहासिलाना एंड दे आस्त्री, ये क्या टर्मिनोलॉजी है, इसको आप समझेंगे। अपार्ट फ्राम लैंड रेवेन्यू 3 अदर टैक्सेस जो थे वो क्या थे? एक जारिबाना कहा जाता है सर्वेयर्स टैक्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ कलेक्टर रेट जो था वो 2.5 to 5% था। जो लोग कलेक्टर्स वगैरह होते थे उनका जो हिस्सा था, जारी बात है उनकी भी तो मेंटेनेंस होनी है, उनको तनख्वाह देनी है, इतने ज़्यादा आपने अफवाज रखी हुई है जो कि मेंटेनेंस कर रही है, हर गाँव जाकर आपसे कलेक्शन कर रही है, तो उनको तनख्वाह कौन देगा, ठीक है। उसका 2.5 to 5% था। मुहासिलाना क्या था? टैक्स कलेक्टर फ़ी, जो टैक्स कलेक्ट करने वाला है उसकी फ़ी थी। दयास्त्री क्या था? कलेक्शन फॉर एनी क्लेमिटी और अनफोर्सिन एक्सपेंस एज वेलफेयर, ठीक है। एक वेलफेयर फंड होता था कि अगर कोई अजाब आ जाए, कहीं पर कोई सैलाब आ जाए, कोई कहत साली हो जाए, तो उसके लिहाज से भी आपसे टैक्सेशन लेंगे, ठीक है। ये कुछ एडिशनल से टैक्सेस हैं जो कि क्रिटिसिज्म भी जिन पर बाद में हुआ कि ये तो उसने अजाफी ये फजूल लगाए होते, क्योंकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट सिस्टम नहीं होता, वो उसमें गुंजाइश होती है बेहतरी की। इंस्ट्रक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ सिविल कल्टिवेशन, पेजेंट्स पे टू परगना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टेट, वो परगना ट्रेजरी में देते थे और उनका डायरेक्ट ताल्लुक होता था किससे? स्टेट के साथ। असेसमेंट्स एवरी ईयर्स होती थी। शेयर इंस्ट्रक्टेड टू बी लीनिएंट एट असेसमेंट बट स्ट्रिक्ट एट कलेक्शन, ओनली अ टोटल क्रॉप फेलियर में विद होल्ड पेमेंट। अब होता क्या था कि जब असेसमेंट वो करता था आपकी ज़मीनों की, कि वही गुड बैड और मिडलिंग, कि आपकी जो ज़मीन है उसमें अच्छी फसल हो सकती है या गुजारा हो सकती है या बुरी हो सकती है, ये हर साल मेजरमेंट होती थी, ठीक है। जो मेजरमेंट होती थी उसके टाइम जो था वो लीनियट होता था, ठीक है जी, वो गुजारा कर लेते थे कि सही है जी, आपकी हम इस कैटेगरी में रख लेंगे, इस कैटेगरी में रख लेंगे। लेकिन एक दफ़ा आपकी एक कैटेगरी फिक्स होगी, फिर यू हैव टू पे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। फिर टैक्स कलेक्शन के टाइम कोई नरमी नहीं होती थी। ग्रांट ऑफ तकवी लोन, तकवी आप समझें एक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट था। टू इम्प्रूव कल्टिवेटर सोशल कंडीशंस, ग्रांट तकवी लोन्स ऑन इजी टर्म्स, ठीक, आसान अकसात पे कर्जे देते थे। डिफेक्ट्स ऑफ हिज रेवेन्यू सिस्टम, उसके जो रेवेन्यू सिस्टम के डिफेक्ट्स क्या थे, जैसे कि मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हर सिस्टम के कुछ ना कुछ मसाइल भी होते हैं। इन इक्विटेबल चार्जेस, मेन डिफेक्ट जो थे 1/3 एवरेज ऑन थर्ड कैटेगरी बेड क्वालिटीज़ ओवर चार्ज, ठीक है, कि वो जो गुड मिडलिंग और बेड में जो थर्ड कैटेगरी जो बेड वाली है वो लोग समझते हैं कि वो ओवर चार्ज थी, उसको ज़्यादा टैक्सेशन लगाई गई थी। दूसरा जी, हाई चार्ज ऑन पेजेंट्स, स्टेट डिमांड विद 1/3 ऑफ प्रोड्यूस विद सर्वेयर्स एंड कलेक्टर्स फी अ हाई चार्ज, ठीक है। अब स्टेट डिमांड भी थे, सर्वेयर की भी फीस आपने रखी हुई है, कलेक्टर की फीस भी रखी हुई है, तो जो बेचारा जो काश्तकार है वो तो दब गया, ठीक है। ये अब डिफेक्ट्स आप देख सकते हैं, इसे क्रिटिसिज्म भी देख सकते हैं आप, इसको लूप होल्स भी देख सकते हैं, किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। शेर शाह सूरी का जो रेवेन्यू सिस्टम है उस पर राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन दी रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेर शाह सूरी, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इनकन्वीनियंट प्रैक्टिस, सेटलमेंट बीइंग एनुअल, इनकन्वीनियंस टू कल्टिवेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू, ठीक है। जो सेटलमेंट जो थी वो एनुअल होता था सिस्टम, और उस टाइम बाज़ का रश भी बन जाती थी। करप्शन स्टिल रिमेंड इन रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करप्शन होती थी, जो कलेक्टर या सर्वेयर्स होते थे वो अपना हिस्सा अलग कर लेते थे, स्टेट को पता भी नहीं होता था। ही इंट्रोड्यूस ट्रांसफ़र आफ्टर 2 to 3 years बट स्टिल देयर वाज करप्शन, ठीक है। उनकी ट्रांसफर भी करता रहता था इलाकों में, लेकर करप्शन तो वो फिर भी करते थे। पीपल इन जागीर सफ़र्ड मच, जो जागीर में जो लोग थे उन्होंने ज़्यादा सफ़र किया या झीला। जागीर सिस्टम जो था वो कल्टिवेटर्स इन जागीर एरियाज़ सफ़र्ड टू पावरफुल लॉर्ड्स, अब जो बड़े ज़मींदार थे
वो छोटा किसान है, वो ज़मींदारों के हाथों वो ज़्यादा सफ़र करता रहा है। क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं, एक गैलेंट वॉरियर था जी, ग्रेट कॉन्करर था, आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, फर्स्ट मुस्लिम पॉपुलराइज्ड रूलर इन सब्जेक्ट्स स्पेशली हिंदूज़, जो हिंदूज़ भी उसे काफ़ी पसंद करते थे। ट्रीट विद जस्टिस, जस्टिस सिस्टम था उसका, निज़ाम अदल बेहतरीन था। रेवेन्यू ऑन इक्विटेबल बेसिस था। अकबर फॉलोड हिम इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है, कि उसने अकबर ने भी बहुत सारी फील्ड्स में उसे फॉलो। तो ये जो क्रिटिकल एनालिसिस है ये भी हो गया है। इसके अलावा लूप होल्स भी देख ली हैं, उसका हमने डिटेल्स, उसके रेवेन्यू सिस्टम की डिटेल्स भी देख ली हैं। क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, राइट अ नोट अबाउट व्हाट यू नो अबाउट शेर शाह सूरीज रेवेन्यू सिस्टम। फिर इसके अलावा राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ शेर शाह सूरीज रेवेन्यू सिस्टम। किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मटेरियल आपके पास इट इज़ मोर देन इनफ। आप इसे अपने अल्फाज में एलोबरेट करके लिख सकते हैं। ये जस्ट बुलेट्स हैं, इनको आप एक एक जो हेडिंग है इसको आप आधे आधे सफ़े का पैराग्राफ आराम से लिख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।